अब बात करेंगे भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में मंकी पॉक्स का मामला सामने आने के बाद भारत में भी मंकी पॉक्स का खतरा बढ़ गया है। मध्य अफ्रीका के डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो से निकली ये बीमारी अब पूरी दुनिया में हाहाकार मचा रही है। केंद्र सरकार ने 19 अगस्त को मंकी पॉक्स के बढ़ते मामलों के बीच देश के सभी पोर्ट और एयरपोर्ट के साथ पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर पर अलर्ट जारी किया था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अधिकारियों को बाहर से आने वाले यात्रियों में मंकी पॉक्स के लक्षणों को लेकर सतर्क रहने के लिए कहा है। फिलहाल भारत में अभी मंकी पॉक्स से कोई संक्रमित नहीं है। आखिरी मामला मार्च 2024 में सामने आया था। मंकी पॉक्स के मरीजों को हैंडल करने के लिए एसओपी जारी की गई है। दिल्ली में 3 नोडल अस्पताल और 32 आईसीएमआर लैब्स भी तैयार किए गए हैं। मंकी पॉक्स यानी एमपॉक्स को लेकर डब्ल्यूएचओ ने दुनिया भर में पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दी है और इसे लेकर भारत सरकार भी सतर्क हो गई है और भारत सरकार ने इसके लिए कई इंतजाम किए हैं। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के डीजीएचएस डॉक्टर अतुल गोयल हैं। सर, डब्ल्यूएचओ ने डिक्लेयर कर दिया है पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी, आप लोगों ने क्या क्या तैयारियां की है? जैसे ही डब्ल्यूएचओ ने हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर करी, हमने एक टेक्निकल बॉडी की मीटिंग करी पहले ये जानने के लिए कि हमारे यहाँ इसका रिस्क कितना है। तो उस मीटिंग में एक्सपर्ट्स के डिस्कशन पे इसी नतीजे पे पहुँचे कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा इसका फैलने का रिस्क अभी लो है। और इसके लिए क्योंकि ये पिछली बार जब बीमारी हुई थी तो वो फॉरेन नेशनल्स में हुई थी और इंडिया में भी जो फॉरेन के लोग हैं उनमें ज़्यादा देखी गई थी। तो पॉइंट्स ऑफ एंट्री जो हमारे हैं, जो एपीएचओज हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे या लैंड बॉर्डर्स पे, उनको अलर्ट किया गया है कि इस तरह के कोई केसेस आएँ तो उनको आइसोलेट करने के लिए डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल्स में भेजा जाए। इसके लिए दिल्ली में ऑलरेडी 3 हॉस्पिटल्स डेजिग्नेटेड हैं। स्टेट्स के साथ मीटिंग करके उनको भी कहा गया है कि हॉस्पिटल्स को डेजिग्नेट किया जाए। और क्योंकि स्टेट्स को पिछले पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी का इसका एक्सपीरियंस था तो वो ऑलरेडी रेडी हैं और उन्होंने हॉस्पिटल्स डेजिग्नेट कर दिए होंगे। एक दोबारा वीसी करके उनके साथ वो कंफर्म किया जाएगा। तो तैयारी पूरी है। अभी कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। जैसे जैसे केसेस आते हैं आगे देखते हैं कैसा रहता है। दिल्ली में कौन कौन से हॉस्पिटल को नोडल हॉस्पिटल बनाया गया है और साथ साथ कितने लैब्स को तैयार किया गया है जांच के लिए? ऑल ओवर इंडिया करीब 32 लैब्स डेजिग्नेटेड है आईसीएमआर की इसकी जांच के लिए और ये देश भर में है। दिल्ली में 3 हॉस्पिटल्स को डेजिग्नेट किया है आइसोलेशन के लिए, लेडी हार्डिंग, सफदरजंग और आरएमएल हॉस्पिटल। सो इसमें आइसोलेशन वार्ड्स बन गए हैं, नोडल ऑफिसर्स अपॉइंट हो गए हैं। तो कोई भी केस आएगा तो सबसे पहले यहीं भेजा जाएगा। केस को कैसे लोग समझें, क्या इसके लक्षण हैं? शुरू में बुखार होता है, किसी भी वायरल फीवर की तरह 2-3 दिन का बुखार होगा जिसमें शरीर में दर्द रहेगा, सिर दर्द रहेगा, हल्का जुकाम भी हो सकता है, खांसी भी हो सकती है। उसके बाद शरीर के ऊपर, स्किन के ऊपर रैश डेवलप होता है जो कि हाथों में, फेस के ऊपर और जेनिटल एरियाज़ में होगा। सो रैश वो इनिशियली पैपिल होता है, बाद में वो फूल जाता है, उसमें पानी भर जाता है, उसके बाद फट जाता है, उसमें पस भी बन सकता है और धीरे धीरे करीब 3-4 हफ्ते में रैश सबसाइड होकर ठीक हो जाता है। सर, जिन लोगों को लक्षण है या जिन्हें सिम्टम्स दिख रहे हैं उनके लिए आप लोगों ने क्या एडवाइजरी जारी की है, कैसे वो और कहाँ संपर्क करें? एडवाइजरी यही है, उनको बोला गया है कि जो डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल्स हैं उसमें नोडल ऑफिसर को कांटेक्ट करें जाके और वहीं पे आगे बाकी सारी कार्रवाई वहीं होगी। वहीं पे डायग्नोसिस के लिए सैंपल लिया जाएगा प्लस उनको आइसोलेट किया जाएगा। और सावधानियां क्या क्या बरतने की ज़रूरत है? फैलने से रोकना है। अब फैलने से रोकना घरों में भी है और हॉस्पिटल्स में भी है। हॉस्पिटल्स में जो हेल्थ केयर वर्कर्स है वो पीपीई किट पहन के उस पेशेंट्स को हैंडल करेंगे। जहाँ तक घरों का सवाल है, जो केयर गिवर्स हैं वो ध्यान रखें कि अगर पेशेंट के कपड़ों को हैंडल कर रहे हैं या उनके बेड लिनन को हैंडल कर रहे हैं तो केयरफुली करें। उनको हैंडल करने के बाद अपने हाथों को अच्छे से धोएं, जैसे हम कोविड में भी करते थे, उसी तरह के प्रिकॉशंस लेने हैं। और इसका इलाज क्या है सर? स्पेसिफिकली कोई दवा नहीं है। जैसे ज़्यादातर वायरल फीवर्स में स्पेसिफिक दवाई नहीं होती, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है। जैसे बुखार के लिए पैरासीटामोल लिया जाएगा, पानी खूब पिया जाएगा, पौष्टिक भोजन लिया जाएगा। अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जिसमें स्किन इन्फेक्शन सबसे कॉमन है तो इन्फेक्शंस के हिसाब से फिर एंटीबायोटिक का प्रयोग जब भी ज़रूरत होगी किया जाएगा। सर, मैं अभी आ रहा था तो कई लोग चर्चा कर रहे थे कि क्या ये बंदरों के काटने से, मंकी के काटने से फैलता है, क्या है ये? नहीं, ये भ्रांति है। बंदर के काटने से नहीं फैलता, ना बंदर से इसका कोई संबंध है। एक्चुअली बीमारी जब डिटेक्ट हुई थी 1958 में, तो बीमारी सबसे पहले
मंकीज जो एक्सपेरिमेंट के लिए रखे गए थे उसमें देखी गई, इसलिए उसका नाम मंकी पॉक्स पड़ा। लेकिन सब्सिक्वेंटली मंकी से इसका कोई संबंध नहीं है, इसलिए डब्ल्यूएचओ ने पिछले पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी में एडवाइजरी जारी करी थी कि इसका नाम बदलकर एम पॉक्स कर दिया जाए। तो अब इसको हम एम पॉक्स के नाम से जानते हैं। तो सर, अगर हम उन लोगों को कहें जो इस तरह की चीज़ें देख रहे हैं, क्योंकि माना जा रहा है कि इस बार ज़्यादा केसेस हो सकते हैं, 2022 में भी हमने देखा भारत में 30 केसेस आए थे और एक मौत हो गई थी, तो आखिरकार क्या वजह है? क्या इसकी मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा है, या ये वायरस का कौन सा टाइप है जिसकी वजह से इस तरह की तैयारियां करनी पड़ रही है? पिछली पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी में वायरस का क्लेड 2 था और क्लेड 2 की मोर्टेलिटी करीब 1%, 0.1% है। 1% भी नहीं, 0.1% है, जिसमें 1000 में से एक केस है। ये जो पर्टिकुलरली क्लेड है, हिस्टोरिकली इसकी मोर्टेलिटी करीब 3% है, इसलिए थोड़ा सा चिंता जाहिर कर जा रही है। और ये फैलता भी ज़्यादा है, इन्फेक्शस ज़्यादा है, पहली बार अफ्रीका के बाहर गया है, इसलिए इसके बारे में थोड़ी चिंता दिखाई जा रही है। लेकिन लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा नहीं कि जनरल पब्लिक में ये फैल जाएगा। पहली बात तो बाहर से आने वाले पेशेंट्स में होगा, उसके बाद क्योंकि बहुत क्लोज कांटेक्ट से फैलता है और सेक्सुअल कांटेक्ट से फैलता है, तो इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक चीज़ जो इस पर्टिकुलर एपिडेमिक में, इस पर्टिकुलर इमरजेंसी में देखी गई है कि अफ्रीका में जो केसेस हुए इसमें काफ़ी सारे केसेस 15 साल के बच्चों तक में हुए हैं, जिसका एक कारण ये भी हो सकता है कि ये जो वायरस है इसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन मिलता है उन लोगों को जिनको कभी स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन लगी थी, इसलिए सारे केसेस जनरली यंगर एज ग्रुप में होते हैं। अब मुझे जैसे स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन लगी हुई है तो मैं प्रोटेक्टेड हूँ इसके अगेंस्ट, लेकिन जिनको वो नहीं लगी है उनको प्रोबेबली इन्फेक्शन होने का चांस ज़्यादा है। तो क्या इनके लिए वैक्सीन अवेलेबल है? वैक्सीन अवेलेबल है, एक जाइनियोस के नाम से वैक्सीन आती है, लेकिन वो वैक्सीन रूटीन यूज़ के लिए रिकमेंडेड नहीं है। वो सिर्फ हेल्थ केयर वर्कर्स के प्रोटेक्शन के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका रिकमेंड करता है, बहुत कॉमनली यूज़ नहीं होती है। आखिरी सवाल सर, स्ट्राइक को लेकर के बेसिकली है। सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई की, उन्होंने नेशनल टास्क फोर्स बनाने के लिए कह दिया, गठित भी कर दिया उन्होंने, 13 मेंबर्स हैं, लेकिन डॉक्टर्स अभी भी स्ट्राइक पे हैं। क्या कहना चाहेंगे और क्या अपील करेंगे? सुप्रीम कोर्ट ही अपील कर चुके हैं डॉक्टर्स को कि उनको स्ट्राइक विड्रॉ कर देनी चाहिए। मुझे लगता है इसके बाद सारे डॉक्टर्स को स्ट्राइक विड्रॉ कर देनी चाहिए और इंतज़ार करना चाहिए इस कमेटी की रिपोर्ट का। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरा पर्सन अविनाश शुक्ला के साथ मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज, दिल्ली।